morning everyone. I hope all you are doing well. अविदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बायो की क्लास में टॉपिक चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिकली हमने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे समझते हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है, हमने बेसिकली ऑलमोस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक है वो जान लिया था। उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ा था। देयर आर द टू कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग and second is chemical engineering. Okay, after this we will discuss about the tools of recombinant DNA technology. recombinant DNA बनाने के लिए हमने कौन कौन से टूल्स के बारे में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कौन कौन से टूल्स के बारे में, एंजाइम, फॉरेन डीएनए, कॉम्पिटेंट होस्ट। ये जो कुछ टूल्स थे जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए हैं। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। हमने वेक्टर में देखा था कि हमें वेक्टर बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, हमारे पास ORI ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। सेकेंड, सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हमें मार्क करें, कुछ इंडिकेट करें कि हमारा जो जीन है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेंट बना है कि नहीं बना है। ये जानने के लिए हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ किया था। सिलेक्टेबल मार्कर्स में हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का यूज़ किया था एज अ सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। ओके, आफ्टर दिस हमारी जो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स वो हमारी इंपॉर्टेंट, जो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो रिकॉग्नाइज करेगा उस स्पेसिफिक साइट को, उसके बाद उसको एक कट लगाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी अबाउट द बैक्टर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने एक बैक्टर के बारे में ये भी पढ़ा कि जो वाइडली यूज्ड बैक्टर है वो कौन सा है, हमारा PBR 322, जिसमें हमारा ORI होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स थे हमारे, और कुछ क्लोनिंग साइट्स थी। कुछ क्लोनिंग साइट्स हमारी ऐसी थी जो एम्फिसिलिन पे प्रेजेंट थी, कुछ क्लोनिंग साइट ऐसी थी जो कि हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे प्रेजेंट थी। ठीक है, कुछ क्लोनिंग साइट ऐसी थी जो कि हमारे ना ही हमारे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे प्रेजेंट थी और ना ही हमारी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे प्रेजेंट थी। तो हमने ये सब थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद हमने जाना था, हमने पूरा प्रोसेस जाना कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने आइसोलेशन किया था। पहला स्टेप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो था आइसोलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे किसका, जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल में हमने किसका आइसोलेशन किया है, DNA का। ठीक है, हमने कहाँ से आइसोलेट किया है अपने जेनेटिक मटेरियल को, हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है या फिर हमने कोई होस्ट से उसको आइसोलेट किया है। तो आइसोलेट करने के लिए हम जैसे सपोज करो हमने बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किया है तो हमें बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था, लाइसोजाइम एंजाइम यूज किया था। ओके, उसके बाद हमने ये सारी प्रोसेस करके हमने DNA को आइसोलेट किया था। आफ्टर दैट हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड मटेरियल। उसके बाद हमने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने जो मटेरियल आइसोलेट किया है जेनेटिक मटेरियल उसको क्या किया था, सेपरेट आउट किया था। बाय कौन सी टेक्निक से किया था, बाय अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हमारे we know that our DNA is negatively charged. Okay, so DNA अगर negatively charged है तो वो किस साइड मूव करेगा, toward the positive electrode. Okay, after that हमारी जो थर्ड स्टेप थी वो क्या थी, हमने कटिंग सेगमेंट ऑफ आइसोलेटेड DNA। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हमने कटिंग किया आइसोलेटेड DNA को। उसके बाद हमने जब हमें DNA मिल गया उसके बाद हमने उसकी क्या कराई, PCR से एम्प्लीफिकेशन कराया। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन से करके हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई। इसमें 3 स्टेप थी हमारी PCR के प्रोसेस में। पहली स्टेप थी हमारी डिनेचुरेशन, दूसरी थी हमारी एनिलिंग और तीसरी थी हमारी एक्सटेंशन।
So by using the PCR process, we make the multiple copies of the DNA. ठीक है, हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई डीएनए की। उसके बाद हमने इंसर्शन और लाइगेशन कर दिया अपने डीएनए सेगमेंट का, कहाँ पे, वेक्टर में, टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने ऐसे करके हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। उसके बाद इंसर्शन और लाइगेशन किया उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, कहाँ पे, होस्ट में। फिर हमने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन किया, आइदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया, कल्चरिंग करवाई उसकी, ठीक है, क्लोनिंग करवाई, क्लोन्स बनवाए। उसके बाद हमें अपना डिजायर्ड सेगमेंट डीएनए मिल गया। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बनाने का, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखे होंगे, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जो चीज़ समझ ना आए प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ किया है। तो बेसिकली हमारी आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन दी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की। पहला दिया हुआ है एप्लीकेशन इन मेडिकल में। मेडिकल में हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, और दूसरा दिया हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल में। तो बेसिकली अब हम समझेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है। हमने इसके पहले ही डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने बायोटेक्नोलॉजी, हमने पढ़ा था कि हम बायोटेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम कर्ड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डोसा, उत्पम, ईस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम अपनी डेली लाइफ में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम मेडिकल फील्ड में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बताया था डीएनए वैक्सीन्स के यूज़ करने लगे हैं हम, आईवीएफ, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। दूसरे हम एग्रीकल्चरल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं। तो हम आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं। सो देयर इज अ स्टोरी कि जब बंगाल फेमाइन हुआ था, और जब बहुत बड़ा फूड डिजास्टर हुआ था, बंगाल फेमाइन हुआ था, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था फूड का, उसे हम बंगाल फेमाइन बोलते हैं। उसकी वजह से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया कि हमने फूड के प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया, कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड का प्रोडक्शन करें। लेकिन उतना फूड का प्रोडक्शन पूरी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम डिफरेंट वैरायटीज की क्रॉप्स का यूज़ करते हैं टू ईल्ड प्रॉपर फूड प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो यूज ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड क्रॉप्ड वैरायटीज, तो हम न्यू इम्प्रूव्ड क्रॉप्ड वैरायटीज का यूज़ करें ताकि हम फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, टू ओवरकम दिस डिजास्टर्स, इसलिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ओके, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है इन एग्रीकल्चरल फील्ड में। हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि यूज ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। हम जो क्रॉप, ऐसी क्रॉप का यूज करें जो बहुत ही वैरायटीज, अच्छी वैरायटीज वाली हैं, ताकि हम फूड के प्रोडक्शन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। क्योंकि हम बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ हमें फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम हर एक इंडिविजुअल को फीड करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छी क्वांटिटी का हमें क्रॉप चाहिए पड़ेगा, ताकि हम फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसको, फूड के प्रोडक्शन को, मतलब खाद्य के उत्पादन को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे बाय यूजिंग द न्यू और इम्प्रूव्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रॉप का यूज करके। ठीक है, ओके। दूसरी चीज है हमारे एग्रोकेमिकल्स। अब एग्रोकेमिकल्स हमारे पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड,
फंगीसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ताकि जो हमारे पेस्ट हैं उनको हम डिग्रेड कर सकें, ताकि वो हमारे क्रॉप को, हमारे अनाज को ख़राब ना करें। इसलिए हम एग्रो केमिकल्स के यूज़ करते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड, फंगीसाइड। तो ये सारे हम एग्रो केमिकल का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। ओके, दूसरी चीज़ है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम मोस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी कि जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल। ओके, सो हम इन चीज़ों के थ्रू हम अपने फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने टमाटो, फ्लावर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो बनाया, हमने गोल्डन राइस का उत्पादन किया ताकि हम विटामिन ए की डिफिशियंसी से ओवरकम कर सकें। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं ताकि हम बहुत अच्छा क्वांटिटी में फूड का उत्पादन कर सकें और हम हर एक इंडिविजुअल को फीड करवा सकें, ताकि हम इन डिजास्टर से बच सकें। जैसे हमारा बंगाल फेमाइन डिजास्टर हुआ था, ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए हम अब हम बहुत एडवांस बायोटेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं कि हम डिफरेंट क्रॉप्स के, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द फूड को हम कल्टीवेट या कल्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए पहली बात। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि फार्मर्स जो हैं वो टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि वे अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? फ्रॉम द इंसेक्ट से। हमने देखा है कि जैसे हम खेतों में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पे कुछ कीड़े मकोड़े आके अटैक कर देते हैं, हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए फार्मर्स जो किसान होते हैं वो बहुत सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। वो इंसेक्ट को तो किल कर देते हैं, लेकिन वो हमको भी वो जो केमिकल है वो पूरा हमारे प्लांट में भी इंटर हुआ है, फिर उसको हम इनटेक करते हैं, तो ये हेल्थ हजार्डियस कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ हमारा कि फार्मर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि वे अपने क्रॉप को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें। कहाँ से? फ्रॉम द इंसेक्ट। ठीक है, इसलिए जो अब सब कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप का हम यूज़ करने लगे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप जैसे कि हमारा है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन हमारा एक पेस्ट रेजिस्टेंस है। बीटी कॉटन जो रेजिस्टेंस है इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट लार्वा के लिए रेजिस्टेंस है। तो ये क्या है हमारा, पढ़ेंगे हम, इसको डिस्कस करेंगे पूरा बीटी कॉटन को डिटेल में। रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट लार्वा। ओके, दूसरा है हम क्या पेस्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं हम नेमेटोड रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल्स। तो हम क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि जब हमने पेस्टिसाइड्स का यूज किया तो हमने देखा है कि ह्यूमन में हेल्थ हजार्डियस कंडीशन को क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम अब पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप का यूज करेंगे। ठीक है, जो
हमने कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाई जैसे कि बीटी कॉटन हुआ, ठीक है, नेमेटोड रेजिस्टेंस। नेमेटोड पता है क्या होता है? नेमेटोड राउंड वॉर्म, जो हम एस्के हेलमिंथेस फाइलम में पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, वो क्या है हमारा? पेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड, वही कि हम हर्बिसाइड और वीडिसाइड से प्रोटेक्ट करें अपने क्रॉप को, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड रेजिस्टेंस। इसमें याद रखना कि हमने पेस्ट रेजिस्टेंस में किसका पढ़ा था? बीटी कॉटन और नेमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटीज। ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक टेम्परेचर, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, इन सबको कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए हमारा क्रॉप। तो टॉलरेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस, ये बायोटिक स्ट्रेस लाइक टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारे हमारे एबायोटिक स्ट्रेस। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। डिसीज रेजिस्टेंस। पांचवा है हमारा रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में रिडक्शन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो हमारा लॉस हो रहा है उसको रिडक्शन करने के लिए। जैसे हम जो ऐसे वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट बनाएं जिनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि हम उनको बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये है हमारा रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे अपन फ्लावर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे फ्लावर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो का, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो पहला हमने पढ़ा कि पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब हमें पेस्टिसाइड से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इंसेक्ट से हमें अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए फार्मर डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो कि प्लांट में इंटर कर जाते हैं तो वो हमें भी हार्म करते हैं। इसलिए अब हम कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज के यूज़ करते हैं जो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे है बीटी कॉटन, नेमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटीज। तो ये इसके एग्जाम्पल याद रखना कि पेस्ट रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था? बीटी कॉटन। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा है हमारा हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड रेजिस्टेंस। तो हम ऐसी क्रॉप लें जो हमारी हर्बिसाइड और वीडिसाइड के लिए क्या हो? रेजिस्टेंट हो। रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट अटैक कर रहा है उस क्रॉप पे तो वो अटैक ना कर पाए, वो प्लांट जो है, वो क्रॉप जो है, वो क्या है? रेजिस्टेंस हो चुका है उस चीज के लिए। ठीक है, दूसरी है टॉलरेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस। तो हमारा क्रॉप ऐसा होना चाहिए कि जो एबायोटिक स्ट्रेस को सहन कर सके, टॉलरेट कर सके, जैसे कि पीएच को, टेम्परेचर को, सेंसिटिविटी को, ह्यूमिडिटी को, लाइट को। ठीक है, तीसरा है डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। चौथा, पांचवा पॉइंट है रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जो हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉस हो रहा है उसको हम क्या करें? रिड्यूस करें, कम करें। कैसे कम कर सकते हैं? कि हम ऐसे वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन करवाएं जिनकी लाइफ क्या हो? ज़्यादा हो, और जो लेट मैच्योर होते हो, ताकि हम उनको बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते। जैसे हमने इसमें डेवलप किया है फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो को। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने फ्लेवर सेवर ऑफ वैरायटी ऑफ टमाटो को कैसे बनाया। ठीक
सारे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हम देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम पेस्ट रेजिस्टेंस को, जो डिक्रीज कर देता है पेस्ट के अमाउंट को, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस किया था हमने। उसको डिस्कस करने से पहले हम बीटी टॉक्सिन के बारे में जान लेते हैं। बीटी टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बीटी टॉक्सिन हमारा क्या है, प्रोड्यूस्ड हुआ है। कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है बीटी टॉक्सिन? एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से ये प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें हम एग्जाम्पल जो है वो पढ़ेंगे हम बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन का एग्जाम्पल आ गया हमारा बीटी टॉक्सिन में। बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल सिर्फ हमने अभी यही पढ़ा है कि हम पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि फार्मर्स जो है वो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इंसेक्ट से। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड्स हमारे क्रॉप में भी इंटर कर जाता है, जिससे कि वो हैजार्डियस हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए। तो हम क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था किसका, बीटी कॉटन का। तो उसको पढ़ने से पहले हम बीटी टॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो बीटी टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे किसके बारे में, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल याद रखना कि हमने बीटी टॉक्सिन में किसका एग्जाम्पल पढ़ा, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न। अब बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न एक ही नाम है तो याद रख सकते हैं उसको, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। इसके बाद हम देखते हैं कि बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स को, जो हमारे कुछ इंसेक्ट को किल कर देता है। तो ये बैसिलस thuringiensis है, बीटी है, ये कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि कुछ इंसेक्ट जो है, कुछ इंसेक्ट को क्या कर देता है, ये किल कर देता है। कुछ इंसेक्ट को क्या कर देगा, ये किल कर देगा। जैसे हमारा लैपिडोप्टेरन एक इंसेक्ट की क्लास है, लैपिडोप्टेरन, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लैपिडोप्टेरन, जिसमें हम एग्जाम्पल किसका पढ़ेंगे, कॉर्न बोरर, कॉटन बुलबॉम, टोबैको वुडबॉम, आर्मी बॉम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम लैपिडोप्टेरन्स में पढ़ेंगे। तो बीटी टॉक्सिन बैसिलस thuringiensis क्या है, कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो कुछ इंसेक्ट को क्या कर देता है, किल कर देता है। जैसे कि लैपिडोप्टेरन्स में किसके एग्जाम्पल पढ़ा हमने, कॉर्न बोरर, कॉटन बुलबॉम, टोबैको बडबॉम, आर्मी बॉम। ये कुछ हमारे नाम हैं जिनको ये क्या कर देता है, बीटी किल कर देता है कुछ इंसेक्ट को। ठीक है, लैपिडोप्टेरन में। सीलोप्टेरन्स में पढ़ते हैं बीटल्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम सीलोप्टेरन्स में। और तीसरा है हमारा डाइप्टेरन्स में हम पढ़ेंगे फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ठीक है, तो हमने बेसिकली यही समझा कि बीटी टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है हमारे बैक्टीरियम, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। अभी बेसिकली सिंपली आप यही समझो कि बीटी टॉक्सिन क्या है, प्रोड्यूस्ड हुआ है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है हमारा बैसिलस thuringiensis। जिसमें हम एग्जाम्पल किसके बारे में पढ़ते हैं,
बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीटी टॉक्सिन्स के। ओके, फिर हमने देखा कि बीटी टॉक्सिन, सॉरी बीटी टॉक्सिन नहीं, बीटी सिर्फ बैसिलस thuringiensis कुछ ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो क्या करता है, इंसेक्ट को किल कर देता है। कौन से इंसेक्ट को किल करता है? लाइक लेपिडोप्टेरन्स, सीलोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स। तो हमारे जो लेपिडोप्टेरन्स क्लास में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? कॉर्न बॉरर, कॉटन बुलबॉम, टोबैको बर्डबॉम एंड आरबी बॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि लेपिडोप्टेरन्स में ऐसे पूछ सकता है वो कि बैसिलस thuringiensis जो है वो क्या लेपिडोप्टेरन्स को किल करता है? यस, वी कैन से दैट बैसिलस thuringiensis ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है कि वो लेपिडोप्टेरन्स के इंसेक्ट को क्या कर देता है, किल कर देता है। सीलोप्टेरन्स में पढ़ेंगे हम बीटल्स और डायप्टेरन्स में पढ़ेंगे हम फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो लेपिडोप्टेरन्स की जो एग्जाम्पल्स है वो आप याद रखना, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन से इंसेक्ट? कॉर्न बॉरर, कॉटन बुलबॉम, टोबैको बर्डबॉम एंड आर्मी बॉम। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था अबाउट द बीटी टॉक्सिन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हम एक प्लांट लेते हैं, सपोज करो ये हमारा एक प्लांट है और ये हमारे प्लांट की लीफ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई प्लांट है, ये है, ये कोई हमारा एक प्लांट है और प्लांट की लीफ है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया था हमारा, कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस thuringiensis। जो बैक्टीरिया था हमारा बैसिलस thuringiensis, अब हमने देखा था कि वो कुछ टॉक्सिन बना रहा है। तो ये बैसिलस thuringiensis है, ये प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन को। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूस मतलब बनाता है, प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन, मतलब इसके अंदर, ये अपने अंदर ही बनाता है ये बैक्टीरिया। एंडो मतलब अंदर, जब वो बाहर रिलीज करेगा तो वो एक्सोटॉक्सिन कहलाएगा। तो ये बैक्टीरिया जो है बैसिलस thuringiensis, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन को, ठीक है। ये अपने अंदर ही कुछ टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन जो कि हमारा कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में। हम जब भी पढ़ते हैं, जैसे हम जब ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रिप्सिनोजिन जो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में होता है। तो जब भी कोई एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा पहले क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो हमने क्या देखा अभी कि जो बैसिलस thuringiensis है, बीटी है, वो प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन को, ठीक है, एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। वो एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करके क्या कर देता है, जो गट होती है इंसेक्ट की, उसमें इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ इंटर कर जाएगा, कहाँ इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू गट। गट जानते हो, इंटेस्टाइन, मिड गट में, जो मिड गट होगा इंसेक्ट का, उसमें इंटर कर जाएगा। तो इंटर इनटू गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की गट में इंटर कर जाएगा ये, ठीक है। ये जो एंडोटॉक्सिन है इसका, जब वो एल्कलाइन मीडियम में इंटर करता है तभी जाके वो रिएक्शन कर पाता है। अगर वो एसिडिक कंडीशन में जाके इंटर करेगा तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। जैसे हमारी बॉडी में भी अगर ये इंटर करेगा तो हमारा ये जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा एसिडिक है, तो ये मर जाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसको एल्कलाइन कंडीशन चाहिए एक्टिव होने के लिए। तो बैसिलस thuringiensis क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है अभी। जब वो इंटर कर जाएगा किसमें, मिड गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के मिड गट में जब वो इंटर कर जाएगा, ठीक है, इंसेक्ट के मिड गट में जब वो इंटर हुआ तो यहाँ पे उसको एल्कलाइन कंडीशन, क्योंकि इंसेक्ट में ही हमारी एल्कलाइन कंडीशन है मोस्टली, एसिडिक कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, ये सर्वाइव कर जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गई उसको, एल्कलाइन कंडीशन मिल गई,
एल्कलाइन कंडीशन मिली तो एक्टिवेशन हो गया किसका, एंडोटॉक्सिन का। ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन मिली तो क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन। अभी हमारा एंडोटॉक्सिन कैसा था, जब बैसिलस thuringiensis से रिलीज हुआ था तब वो इनएक्टिव फॉर्म में हुआ था। जैसे ही वो जो इंसेक्ट की गट में इंटर हुआ तो उसको एल्कलाइन कंडीशन मिली, तब जाके वो क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया उस एंडोटॉक्सिन का, और उसने क्या किया, उस इंसेक्ट की क्या कर दी, डेथ कर दी। वो इंसेक्ट क्या हो गया, मर गया। तो बेसिकली हमने अभी तक यही जाना कि जो बैसिलस thuringiensis है, बीटी टॉक्सिन, सबसे पहले हमने बीटी टॉक्सिन का थोड़ा सा जाना कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है कि वो इंसेक्ट को क्या कर देता है, किल कर देता है। जैसे हमने कौन सा इंसेक्ट पढ़ा, लेपिडोप्टेरन। लेपिडोप्टेरन से हमने एग्जांपल किसका पढ़ा, कॉर्न बोरर, कॉटन बुलवॉर्म, आर्मी बॉम्ब, ये हमने कुछ एग्जांपल पढ़े लेपिडोप्टेरन क्लास के। ठीक है, इसके बाद हमने सीलोप्टेरन्स भी पढ़ा, जिसमें बीटल्स पढ़े हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डायप्टेरन्स पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि जो बैसिलस thuringiensis है, ठीक है, ये बैसिलस लीव्स में हमने किया, तो ये बैसिलस thuringiensis है, ये प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो उसकी बॉडी के अंदर खुद है, एंडो मतलब अंदर, ऐसे टॉक्सिन जो बैक्टीरिया के अंदर ही है। ठीक है, एक्सो कब होंगे, जब वो बाहर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis क्या करता है, एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। जब वो इंसेक्ट की मिड गट में इंटर कर जाएंगे, जब ये एंडोटॉक्सिन इंटर कर जाएंगे गट, कौन सी गट में, मिड गट। ठीक है, ये मिड गट ऑफ इंसेक्ट में इंटर कर जाएंगे, तब जाके उनको, क्योंकि हमें पता है कि इंसेक्ट में क्या है, एल्कलाइन कंडीशन होती है, तो ये जो एंडोटॉक्सिन है वो एल्कलाइन कंडीशन में ही एक्टिव हो पाते हैं। ठीक है, तो जब उनको एल्कलाइन कंडीशन मिल जाएगी तो ये एंडोटॉक्सिन जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेशन हो जाएगा इनका। तो जब इन एंडोटॉक्सिन्स का जो बैसिलस thuringiensis ने प्रोड्यूस किए हैं उनका एक्टिवेशन हो गया, तब जाके वो इंसेक्ट की क्या कर देगा, डेथ कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने क्रॉप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप का एग्जाम्पल ही पढ़ा हुआ है ये बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन। अब हम इसके बाद थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमने देखा था कि जो एंडोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस किसने किया, हमारा बीटी ने, बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन को कोड करने के लिए कोई जीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो एंडोटॉक्सिन जीन है उसको हम क्या बोलेंगे, क्राई जीन। ठीक है, जो हमारी क्या है, एंडोटॉक्सिन जीन है, क्राई जीन एंडोटॉक्सिन जीन है। ठीक है, क्राई जीन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जो हमारी एंडोटॉक्सिन की जो जीन है उसको इनकोड कर रही है, कोड कर रही है, वो कौन सी हमारी, क्राई जीन है। ओके, क्राई जीन क्या करती है, क्राई जीन क्या है, हमारी mRNA बनवाएगी। ठीक है, क्राई जीन क्या करवाएगी, mRNA बनवाएगी। क्राई जीन क्या है, mRNA बनवाएगी। अब mRNA हमें पता है इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करवा देगा। सपोज करो इसने ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्राई प्रोटीन है, जो कि कैसा है, हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अभी तो क्राई प्रोटीन है, जिसको हम एंडोटॉक्सिन बोलेंगे। क्या है हमारा ये, एंडोटॉक्सिन, जो कैसा है हमारा अभी, इनएक्टिव। पढ़ा था अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था, तो हमने देखा था कि बैसिलस thuringiensis क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा एंडोटॉक्सिन जीन को। तो एंडोटॉक्सिन जीन को जो है वो कोड करता है कौन सी जीन, क्राई जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्राई जीन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्राई जीन जो है वो कोड करेगी एंडोटॉक्सिन जीन को, जो क्या करवाएगी, mRNA बनवाएगी। अब mRNA से पता है कि हमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोटीन। तो ये हमारा क्या है, क्राई प्रोटीन है, जो कि कैसा है, हमारा इनएक्टिव है, एंडोटॉक्सिन है। इसके बाद क्या होगा, या हमने इसके बाद पढ़ा था कि जो हमारा एंडोटॉक्सिन है, ठीक है, ये कहाँ एंटर किया था, इंटर इनटू द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट।
इसके बाद ये क्या करेगा हमारा, इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू मिड गट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की मिड गट में इंटर कर जाएगा, जहाँ पे इसको एल्कलाइन कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्टिवेशन हो जाएगा एल्कलाइन मीडियम का बाय प्रोटीज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक्टिवेशन ऑफ एल्कलाइन कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन का एक्टिवेशन हो गया बाय प्रोटीएस एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब एल्कलाइन कंडीशन का एक्टिवेशन हो गया बाय प्रोटीएस एंजाइम। प्रोटीएस एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को क्लीव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को ये यहाँ से क्लीव कर देगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीन है वो क्या है, इतना बचेगा, फिर ये बचा हमारा प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया किसका, मिडगट का, इन इंसेक्ट में। ठीक है, एक्टिवेशन इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट। फिर ये क्या करेगा, अटैचमेंट हो जाएगा विथ एपिथेलियल ऑफ मिडगट, अटैच हो जाएगा, अटैच एपिथेलियल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की एपिथेलियल के साथ ये क्या कर जाएगा, इंसेक्ट की जो एपिथेलियल है मिडगट की, अटैचमेंट ऑफ एपिथेलियल ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, मिडगट ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, जो मिडगट है, एपिथेलियल जो है मिडगट की इंसेक्ट की, उसके साथ जाके क्या कर जाएगा, ये अटैच कर जाएगा, जिससे कि क्या करेगा, पोर्स को क्रिएट कर देगा। पोर क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से, पोर मतलब छोटे छोटे छेद क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इसकी डेथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ आया पूरा, क्या है पूरा प्रोसेस। हमने देखा था कि जो एंडोटॉक्सिन है हमारा, एंडोटॉक्सिन जीन है, वो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस प्रोड्यूस करेगा। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस हमारा ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस हुआ है बाय बीटी टॉक्सिन। ओके, तो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है कि वो इंसेक्ट को किल कर देता है। कौन से इंसेक्ट को किल किया इसने, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, सिलोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ा कॉर्न बोरर, कॉटन बुलवॉर्म, आर्मी वॉर्म एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद हमने देखा कि जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है वो प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन। ओके, जो कि हमारा कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये एंडोटॉक्सिन इंटर कर जाएगा कहाँ पे, मिडगट ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की गट में जब ये एंडोटॉक्सिन इंटर कर जाएगा तब इसको वहां पे एल्कलाइन कंडीशन मिलेगी। ठीक है, जब इसको एल्कलाइन कंडीशन मिलती है तो ये एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव से एक्टिव होगा तो इंसेक्ट की क्या करा देगा, डेथ करा देगा। ठीक है, इसके बाद हमने यही देखा कि जो एंडोटॉक्सिन जीन है जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस प्रोड्यूस करता है उसको कोड करता है हमारा क्राइजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, क्राइजीन। अब क्राइजीन ने क्या किया, एमआरएनए का सिंथेसिस कराया, इसको राइबोसोम मिल गई है। ठीक है, तो इसने क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया। हमें पता है कि एमआरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। तो इसने क्या किया, एमआरएनए से हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करा दिया। तो ये क्राइजीन से हमारा क्या बन गया, क्राई प्रोटीन बन गया, जो कि क्या है, हमारा एंडोटॉक्सिन है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये कहाँ का इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू द मिड गट ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, मिड गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की मिड गट में इंटर कर जाएगा, जहाँ पे इसको एल्कलाइन कंडीशन मिलेगी। तो एक्टिवेशन हो जाएगा एल्कलाइन कंडीशन का बाय एंजाइम प्रोटीएस। तो प्रोटीएस एंजाइम से हमारी एल्कलाइन कंडीशन का एक्टिवेशन हो गया। तो अब जो हमारा एंडोटॉक्सिन
इनएक्टिव था वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। यहाँ पे हमारा एंडोटॉक्सिन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, एंडोटॉक्सिन एक्टिव हुआ। एंडोटॉक्सिन जब एक्टिव हुआ, ठीक है, एंडोटॉक्सिन एक्टिव हुआ, वो क्या करेगा, जो अटैचमेंट हो जाएगा किसके साथ, एपिथेलियल जो है मिडगट ऑफ इंसेक्ट की, उसके साथ अटैच कर जाएगा। जो जैसे हमारी सपोज करो ये हमारी एपिथेलियल लेयर है इंसेक्ट की, इसके साथ जाके हमारा अटैच हो जाएगा क्या, सपोज करो ये एंडोटॉक्सिन है जो जाके अटैच हो गया इससे, जिसने ये क्या करेगा उसके साथ, वो उसमें फिर पोर्स क्रिएट कर देगा, छोटे छोटे छेद कर देगा, जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली उस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल बीटी टॉक्सिन और बीटी कॉटन के बारे में है। तो हमने सिर्फ यही पढ़ा कि जो बैसिलस थ्यूरेंचाइनेसिस है, बीटी है, वो क्या करता है, एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस किया उसने, उसको कोड करती है हमारे एंडोटॉक्सिन के जीन को क्राइजीन। क्राइजीन से हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ, एमआरएनए से हमारा क्या बना, प्रोटीन बना। तो हमारा क्या बन गया, क्राई प्रोटीन बन गया, जो कि हमारा अभी इनएक्टिव है। जब ये क्राई प्रोटीन इनएक्टिव है, ठीक है, इसके बाद ये इंटर करेगा कहाँ पे, जो इंसेक्ट की गट है, जो इंसेक्ट की मिड गट है, उसमें जाके इंटर करेगा। वहाँ पे इसको एल्कलाइन कंडीशन मिलेगी, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल्कलाइन कंडीशन का एक्टिवेशन हो जाएगा बाय एंजाइम प्रोटीएज। अब हमें पता है कि प्रोटीएज ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन को क्लीव करते हैं, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को यहाँ से कट कर देगा, ठीक है, प्रोटीन को यहाँ से कट कर देगा और एंडोटॉक्सिन हमारे इंटर हुए मिड गट में, तो इनका क्या होगा, एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। जब एंडोटॉक्सिन का हमारा एक्टिवेशन हो गया, तो ये जो है, जो एपिथेलियल है मिड गट की इंसेक्ट की, उसके साथ जाके अटैच्ड हो गई है। उसके साथ जाके जब ये अटैच्ड हुए, तो इनने क्या किया, उनमें पोर्स क्रिएट कर दिए, उनमें छोटे छोटे छेद क्रिएट कर दिए, जिससे कि अल्टीमेटली इंसेक्ट की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द बीटी कॉटन एंड बीटी टॉक्सिन। इसके बाद हम देखते हैं, अब इसमें भी हमारी कुछ जो क्राई जीन थी उसकी कुछ वेराइटीज हैं। जैसे हमारी जो क्राई 1AB, क्राई 1AB जो है वो कौन बॉर्डर है, ठीक है। जैसे हमारी क्राई 2AB और क्राई 1AC, ये दोनों हमारी कॉटन वुलवर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज याद रखना। तो जो क्राई 1AB है जीन है, वो कंट्रोल करती है हमारी कॉर्न बोरर को, और जो हमारी क्राई 2AB और क्राई 1AC जीन है, वो कंट्रोल करती है हमारी कॉटन वुलवर्म को। याद रखना, पहले हमने पढ़ा क्राई 1, पहले 1 आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। तो जो हमारी क्राई 1AB जीन है, वो कंट्रोल कर रही है किसको, कॉर्न बोरर को, ठीक है। फिर जो हमारी क्राई 2, क्राई 1 के बाद 2 आया, क्राई 2AB और क्राई 1AC जीन है, वो कंट्रोल किसको करती है, कॉटन वुलवर्म को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और जो हमारी बीटी टॉक्सिन के जो कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे हमारा बीटी कॉटन, बीटी क्या था, बीटी कॉटन, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस हमने कैसे प्रोड्यूस किया, बायोटेक्नोलॉजी से। इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्जस सटाइवा, ठीक है। ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है जिसके पास है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक प्लांट
है जिसका नाम है डैफोडिल। डैफोडिल एक प्लांट है जिससे ये क्या करता है, बीटा कैरोटीन को लेता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन को इंसर्ट करता है, ठीक है। इंसर्शन, हमने डैफोडिल प्लांट से बीटा कैरोटीन को इंसर्ट किया। तो गोल्डन ड्राइसिक्स ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ठीक है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है जिसके पास क्या है, बीटा कैरोटीन है, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑर्जा सटाइवा। तो एक डैफोडिल प्लांट है जिससे हमने इंसर्ट किया इसको, बीटा कैरोटीन को। बीटा कैरोटीन एक एंजाइम है, ठीक है, बीटा कैरोटीन की जीन को हमने इंसर्ट किया बाय डैफोडिल प्लांट से, ठीक है। इसके बाद हमने इस बीटा कैरोटीन की जीन को, ये हमारी बीटा कैरोटीन की जीन, अगर हमें किसी चीज को प्लांट में ट्रांसफर करना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। अगर हमें किसी चीज को एनिमल में ट्रांसफर करना है तो हम रिट्रोवायरस का यूज करते हैं। अगर हमें बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है तो हम प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ इसको हमें अब प्लांट में ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड। अगर आपको एग्रोबैक्टीरियम के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने एग्रोबैक्टीरियम को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें इसको प्लांट में ट्रांसफर करना है तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड और ये हमारी बीटा कैरोटीन की जीन, ओके। फिर हम यहाँ पे सीम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे टू कट द बीटा कैरोटीन जीन एज वेल एज द एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सॉरी ये है हमारी जीन। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड में, एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में हमारी बीटा कैरोटीन की जीन को इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, रिकॉम्बिनेंट। फिर इस रिकॉम्बिनेंट को हम टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ राइस में ट्रांसफर कर देंगे, इंटर इनटू टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ राइस, जिससे कि हमारा जो गोल्डन राइस है वो बन जाएगा। तो क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले जो गोल्डन राइस है उसका साइंटिफिक नेम है क्या, ऑर्जाई सटाइवा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। गोल्डन राइस क्या है, एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है। गोल्डन राइस क्या है, एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है जो कंटेन करती है क्या, बीटा कैरोटीन का। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन क्या है, हमारा प्रिकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रिकर्सर है हमारा बीटा कैरोटीन, ठीक है। एक हमारा प्लांट है डैफोडिल, ठीक है, एक हमारा प्लांट है डैफोडिल जहां से हमने बीटा कैरोटीन की जीन को आइसोलेट किया, ओके। बीटा कैरोटीन की जीन को अगर हमने आइसोलेट किया उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने के लिए हमने यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड का यूज किया। इसके बाद हमने इसको ट्रांसफर करके इसका रिकॉम्बिनेंट बना लिया और उसके बाद हमने इसको इंटर करा दिया उस टेम्पलेट स्ट्रेन ऑफ राइस में, जिससे हमारा गोल्डन राइस बन गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो हम इसको गोल्डन राइस से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बीटा कैरोटीन की जीन को इस गोल्डन राइस में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ ट्रांसजेनिक, कुछ हमने वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया है। जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस का प्रोड्यूस किया है, जिससे कि हम विटामिन ए की जो डिफिशियंसी हुई है जिन लोगों में उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो कैसे किया हमने, गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ठीक है, प्लांट की, जिससे जो कंटेन करती है हमारी बीटा कैरोटीन की जीन को। बीटा कैरोटीन जो है प्रिकर्सर है हमारे विटामिन ए का, ठीक है।
तो हमने जो बीटा कैरोटीन है वो कहाँ से लिया, हमने एक डैफोडिल प्लांट है वहाँ से हमने बीटा कैरोटीन को लिया। बीटा कैरोटीन को लिया, उसके बाद हमने इस बीटा कैरोटीन की जीन को कहाँ किया, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। फिर हमने इस रिकॉम्बिनेंट को इंटर करा दिया हमने उस स्ट्रेन की राइस में, ठीक है। टेम्पलेट जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रेन है राइस का, उसमें हमने इंटर करा दिया अपने रिकॉम्बिनेंट को। इंटर कराने के बाद ही हमारा गोल्डन राइस जो है प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गोल्डन राइस का प्रोडक्शन किया बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ ली बायोटेक्नोलॉजी की इन एग्रीकल्चरल फील्ड में। पहला पढ़ा हमने बीटी टॉक्सिन और बीटी कॉटन का, मेनली हमने उसमें बीटी कॉटन का एग्जाम्पल डिस्कस किया। दूसरा पढ़ा हमने गोल्डन राइस, ठीक है। अब हम जो थर्ड है वो पढ़ेंगे हम क्या, थर्ड है हमारा फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, ठीक है। सबसे पहले हम एक सुंदर सा पहले टमाटर बनाते हैं, टोमेटो। ये हमारा टोमेटो, ओके। लग नहीं रहा वैसे, कोई बात नहीं। ये हमारा टोमेटो, ये जो जीन है ठीक है, ये जीन जो है एक एंजाइम बनाती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। ये इसको हम ऐसे नहीं समझते हैं, थोड़ा ये हमारा टोमेटो है, ठीक है। उसकी ये जीन है, ये सिंथेसाइज करती है एक एंजाइम को, ठीक है। इसने सिंथेसाइज, ये एक जीन है जिसने सिंथेसाइज किया एक एंजाइम को। वो एंजाइम है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो एंजाइम हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट को सॉफ्टनिंग करने के लिए वो एंजाइम हमारा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, पॉली गैलेक्टो यूरेमेस, पॉलीगैलेक्टो यूरेमेस एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये जीन जो है वो एंजाइम सिंथेसाइज करती है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टो यूरेमेस, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फ्रूट की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये है हमारे पास एक आरएनए इंटरफियरेंस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और हम इसको बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है इस जीन को, इस जीन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो हमने क्या देखा, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टमाटो में एक जीन है उसकी, वो एक एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टो यूरेमेस, ठीक है। ये एंजाइम जो है पॉलीगैलेक्टो यूरेमेस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की सॉफ्टनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम जब यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस
या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोले, या फिर हम इसको एंटीसेंस आरएनए बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये लिखा हो सकता है, या ये लिखा हो सकता है, या ये लिखा हो सकता है। तो ये तीनों, सॉरी, ये क्या करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस या एंटीसेंस आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये ब्लॉक कर देता है इस जीन को। जब इस जीन को ये ब्लॉक कर देगा तो इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा। जब इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा सॉफ्टनिंग भी नहीं हो पाएगा फ्रूट का। ये हमारा क्या है, ट्रांसजेनिक टोमेटो। ठीक है, तो हमने इसके पहले जब ऑब्जेक्टिव पढ़े थे जीएमओस के, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के, उसमें हमने एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि हमें रिडक्शन कराना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का। मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉस हो रहे हैं उनका क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इसका, फ्लावर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो का। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल था इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, इसकी जीन है, एक एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोयूरेमेज जो रिस्पॉन्सिबल है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। फिर अगर आरएनए आई इसकी अगर जीन को ब्लॉक कर देता है तो ये एंजाइम कोड नहीं कर पाएगा और सॉफ्टनिंग नहीं हो पाएगी फ्रूट की। इसलिए हमने वहाँ पे देखा था कि हम ऐसी वैरायटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन करवाएं जिनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है या वो मैच्योर लेट होते हैं, जिससे कि हम उनको बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यही पढ़ा था हमने किसमें, रिडक्शन इन द लॉस ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट द फ्लावर सेवर ऑफ टमाटो। इसके बाद हम पढ़ते हैं आरएनए आई। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब जब कोई दो लोग बात कर रहे हों, उनके बीच में कोई तीसरा का इंटरफेयर करना, वो कहलाता है हमारा आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए एक नेचुरली। अब हम बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस की बात। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक्चुअली एक नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म है दैट लीड टू द साइलेंस ऑफ द जीन। इंटरफेयर करना मतलब अगर दो लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में अगर तीसरा कोई आ जाता है, मतलब वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है, आरएनए आई है, एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म है दैट लीड टू द साइलेंस ऑफ द जीन। जो जीन को क्या करेगा, साइलेंस कर देगा। साइलेंस कर देगा मतलब वहीं पर रोक देगा या बंद कर देगा उस जीन को। ठीक है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट वायरस इन यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, एक तरह की बचाव है, बचाव करने की प्रक्रिया, एक मैकेनिज्म है जो किसके अगेंस्ट है, वायरस के अगेंस्ट। कहाँ प्रेजेंट है, इन यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में है। ये नेमेटोड्स, नेमेटोड्स हमें पता है, नेमेटोड्स क्या होते हैं, राउंड वर्म। कौन सी फाइल में पढ़ते हैं हम नेमेटोड्स को, एस्की हेलमिंथेस। ठीक है, तो ये नेमेटोड्स, जो इसका साइंटिफिक नेम है क्या, मैलिग्डिनी इनकॉग्निटा, जो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। तो साइंटिस्ट ने देखा कि टोबैको प्लांट को कल्टीवेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, टोबैको प्लांट को कल्टीवेट करना मुश्किल है क्योंकि ये जो नेमेटोड्स हैं ये क्या करते हैं, टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट करते हैं, मतलब टोबैको प्लांट पे इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, खराब करते हैं उनको। ठीक है, तो इनकॉग्निटा जो उनकी रूट है, टोबैको प्लांट की जो रूट है, ये है, सपोज करें टोबैको प्लांट की उसकी रूट है, उस पर ये क्या कर देते हैं, ऐसे नोड बना देता है। ठीक है, ये जो नेमेटोड है इस टोबैको प्लांट पे इफेक्ट करके उनकी रूट पे, जड़ों पे नोड्स बना देता है, जिससे उन प्लांट की क्या हो पाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर प्लांट अगर इन्फेक्ट हो रहा है ऊपर ऊपर साइड है, उनकी लीव्स पे इफेक्ट कर रहा है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन जब वो रूट पे इफेक्ट कर रहा है तो हमें तो पूरे प्लांट को खाद से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ
सबसे पहले आपको RNAi का मतलब समझ में आया कि एक नेचुरली मैकेनिज्म है जो कि जीन को साइलेंस करती है, मतलब जीन को बंद करती है, रोकती है। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट वायरसेस जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में है। इसमें जो नेमाटोड्स हैं जो टोबैको प्लांट के रूट हैं उनमें इन्फेक्ट करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मेलिग्नी इनकॉग्निटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसका पूरा थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। देखो, सपोज करो ये हमारी सपोज करो ये हमारी यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है, ये हमारी यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इस यूकेरियोटिक सेल पे हमारे वायरस ने क्या किया? हमारे वायरस ने इफेक्ट किया। ठीक है, तो इस वायरल का जो हमारा डबल स्टैंडर्ड RNA है वो एंटर किया। ठीक है, तो इसका हमारा जो वायरस का जो RNA है वो हमारी यूकेरियोटिक सेल में क्या किया? एंटर किया। तो ये हमारा क्या है? डबल स्टैंडर्ड RNA है। ये हमारा वायरस है जिसने हमारे यूकेरियोटिक सेल पे हमला किया, इफेक्ट किया। तो हमारा इसका जो वायरस का जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो हमारे यूकेरियोटिक सेल में एंटर कर गया। ठीक है, अब जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा ये हमारा DNA है। सपोज करो डबल स्टैंडर्ड DNA रेप्लिकेशन फॉर्म बन गया। सपोज करो हमारा RNA का सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब जहाँ से हमारा RNA का सिंथेसिस स्टार्ट होगा वो हमारा सेंस DNA कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंस DNA। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी सेंस DNA। जहाँ से हमारा RNA का सिंथेसिस स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे हम सेंस, और जहाँ से हमारा RNA का सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे एंटी सेंस। सपोज करो हमारा RNA का सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता तो हम इसको सेंस बोल रहे होते। ठीक है, तो जहाँ से हमारा RNA सिंथेसिस होगा वहाँ वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंस DNA या सेंस RNA। ठीक है, तो इसमें भी हमारी दोनों चीजें हैं। अगर सपोज करो इससे हमारा RNA सिंथेसिस हो रहा है, mRNA सिंथेसिस हो रहा है, तो ये हमारा होगा सेंस RNA। ये हमारा क्या होगा? एंटी सेंस RNA। एंटी सेंस RNA। अब क्या होता है? इसके पास होता है हमारा रिस्क का फुल फॉर्म क्या है? RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा? RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? अब हमें पता है कि जो हमारा RNA का सिंथेसिस होगा, mRNA का सिंथेसिस होगा, वो सेंस RNA कराएगा। ठीक है, मतलब सेंस स्टैंड से हमारे mRNA का सिंथेसिस होगा। जब हमारे mRNA का सिंथेसिस होगा इसका मतलब हमारी प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो पूरी प्रोसेस चलेगी फिर हमें, लेकिन उस प्रोसेस को स्टॉप करवाना है। तो हमारा जो रिस्क है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या कर देता है? हमारे जो सेंस RNA है उसको ब्रेक कर देता है। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है? ये इस पे जाके बाइंड हो जाएगा। ये हमारा रिस्क बाइंड हो गया, और ये क्या करेगा? जो सेंस RNA है उसको रिमूव कर देगा। सिर्फ हमारे पास क्या है यहाँ पे? एंटी सेंस RNA बचेगा। ठीक है, ये हमारा रिस्क जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, ये हमारा है एंटी सेंस RNA। और जो हमारा सेंस RNA है, जहाँ से हमारा mRNA सिंथेसाइज्ड होगा उसका क्या हो गया?
ब्रेक डाउन। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या किया हमने आरएनए इंटरफेरेंस में? हमने पढ़ा था कि ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है इन यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी यूकैरियोटिक सेल है, ये हमारी यूकैरियोटिक की सेल है। ठीक है, इसने किसने इफेक्ट किया इस पे? वायरस ने। ये हमारा वायरस है, वायरस ने यूकैरियोटिक सेल पे इफेक्ट किया। तो जो वायरस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो इंटर कर गया हमारी यूकैरियोटिक सेल में। अब हमें पता है कि जहाँ से हमारा एमआरएनए सिंथेसिस होगा उसको हम बोल देंगे सेंस आरएनए, और जहाँ से हमारे एमआरएनए सिंथेसिस नहीं होगा उसको हम बोलेंगे एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसका नाम है रिस्क कॉम्प्लेक्स है एक हमारा, इसका फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, जो हमारे सेंस आरएनए है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड होके जो हमारा सेंस आरएनए था उसको क्या कर दिया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। सिर्फ हमारे पास एंटी सेंस आरएनए बचा। ठीक है, जो इससे क्या बाइंड है, हमारा ये रिस्क बाइंड है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट और निमेटोड्स दोनों में ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा नेमेटोड। ठीक है, ये हमारा नेमेटोड, ये हमारी है नेमेटोड की जीन। ये हमारी क्या है, नेमेटोड की जीन। अब हमें पता है ये, अब जहां से हमारा एमआरएनए सिंथेसिस होगा वो हमारा सेंस कहलाएगा, तो ये हमारा एंटी सेंस कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, सेंस आरएनए। ये क्या है हमारा सेंस आरएनए। ठीक है, ये हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमने जीन से डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया। ठीक है, यहाँ से हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा सेंस वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये होगा हमारा सेंस स्ट्रैंड और ये होगी हमारी एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इतना समझ में आया, क्योंकि तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक हमने प्लांट लिया। ठीक है, ये हमने लिया एक प्लांट। इस प्लांट में हमने एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड लिया, जो मॉडिफाइड फॉर्म में लिया। ठीक है, हमने ऐसा मॉडिफाइड लिया कि जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड जो है, ठीक है, उसका हमने क्या लिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया। ये इसका हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया। हमने ऐसा डबल स्टैंडर्ड मॉडिफाइड डीएनए लिया कि इसकी दोनों स्ट्रैंड ही एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, हाँ, हमने ऐसा मॉडिफाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया कि इसकी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड ही हमारे एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड ही हमारे एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोटीन बनेगा और ये हमारा रिस्क फैक्टर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर हमने देखा कि रिस्क फैक्टर क्या करता है हमारे, तो एक स्ट्रैंड हमारी कहलाएगी सेंस स्ट्रैंड और एक कहलाएगी हमारी एंटी सेंस। तो जब रिस्क जाके इससे बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ हमारी एंटी सेंस स्ट्रैंड को ही रहने देगा। ठीक है, और सेंस स्ट्रैंड को ये क्या कर देगा, रिस्क रिमूव कर देगा। फिर हमने यहाँ पे सपोज करो ये हमने नेमेटोड लिया। ठीक है, ये हमारा नेमेटोड है। तो जब ये नेमेटोड, अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस करवा दिया। ये प्रोटीन का हमने सिंथेसिस करवा दिया। यहाँ पे जब यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ तो ये कुछ प्रोटीन जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ये प्रोटीन को जाके बाइंड होंगे तो ये प्लांट के कंपोनेंट्स को लेंगे। ठीक है, प्लांट के कंपोनेंट्स को लेंगे। इतना समझ में आया कि नेमेटोड्स की जीन थी तो उसने
हमारे एमआरएनए की सिंथेसिस से प्रोटीन का सिंथेसिस किया और नेमेटोड्स के जीन पर जाके अटैच हो गया। उसके बाद हमने प्लांट में टीआई प्लाज्मिड लिया, ऐसा मॉडिफाइड डीएनए लिया कि उसकी दोनों ही स्ट्रैंड हमारी क्या कर रही हैं, एमआरएनए का सिंथेसिस करवा रही हैं। फिर यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स आया, वही जो हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस की, रिस्क फैक्टर आया आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारी जो सेंस स्ट्रैंड है जो एमआरएनए का सिंथेसिस करवाएगी उसको ब्रेक डाउन कर देगा और जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसको रहने देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा निमेटोड है, सपोज करो ये हमारा निमेटोड है, ठीक है, तो ये अभी ये हमारा जो एंटी सेंस वाला आरएनए है, एमआरएनए है, वो इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, और इसके पास क्या हमारा रिस्क है ये। ठीक है, और हमने यहाँ से देखा था ये जीन से इसने एमआरएनए बनाया था और एमआरएनए से इसने प्रोटीन बनाया था। ठीक है, एमआरएनए से इसने प्रोटीन बनाया था। तो प्रोटीन बनाया था तो इसके पास क्या होगी, हमारी सेंस स्ट्रैंड भी होगी। तो ये जो एंटी सेंस एमआरएनए है जिसके पास रिस्क अटैच्ड है, ये जो है वो सेंस के साथ जाके बाइंड होके ये वाला जो एंटी सेंस है इस सेंस एमआरएनए के साथ बाइंड होके इसके सेंस स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब इसके सेंस स्ट्रैंड को ब्रेक कर देगा, इसके सेंस स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जब इसके सेंस स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर देगा तो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस तो हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा यहाँ पे नेमेटोड जो है एज अ पैरासिटिक की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये प्लांट पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा जो कि ये पहले कर पा रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने जो टोबैको प्लांट थी उसकी इफेक्ट को जो नेमेटोड से हो रहा था उसको हमने प्रोटेक्ट किया। कैसे किया हमने देखा कि जो आरएनए आई है वो एक नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म है, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो यूकैरियोटिक सेल्स में है। इसमें नेमेटोड्स क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं किसके, टोबैको प्लांट की रूट में नोड्स बना देते हैं, जिससे ये इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है टोबैको प्लांट की। फिर हम इसको कैसे बचा सकते हैं, उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, एक यूकैरियोटिक सेल्स ली, उसको हमने इफेक्ट करवाया एक वायरस से। उस वायरस का हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको इंटर किया हमने यूकैरियोटिक सेल में। उसको इंटर करने के बाद हमने क्या किया, हमने देखा था उसकी अब एक स्ट्रैंड जो होगी उस आरएनए की, एक सेंस स्ट्रैंड कहलाएगी और एक सेंस स्ट्रैंड कहलाएगी और एक स्ट्रैंड उसकी एंटी सेंस स्ट्रैंड कहलाएगी। जहाँ से हमारा एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा होगा वो सेंस स्ट्रैंड होगी और जहाँ से हमारे में सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा वो एंटी सेंस स्ट्रैंड होगी। उसके बाद हमारे पास एक फैक्टर आता है, एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसका नाम है रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। वो क्या करता है, हमारे जो सेंस एमआरएनए है जहाँ से हमारा प्रोटीन बन रहा था उसकी स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा। सिर्फ हमारे पास एंटी सेंस स्ट्रैंड ही बचेगी। उसके बाद हमने नेमेटोड की जीन को लिया, नेमेटोड की जीन से हमने डीएनए से हमने एमआरएनए का सिंथेसिस करवाया, एमआरएनए से हमने प्रोटीन बनवाया। उस प्रोटीन को हमने अटैच करवा दिया उस नेमेटोड पे। फिर जो हमारे प्लांट में जो सेल प्रोसेस चली है सारी, उसका एंटी सेंस जो रिस्क के साथ अटैच्ड है कॉम्प्लेक्स, उसको हमने इंटर करवाया कहाँ पे, नेमेटोड में। ठीक है, जब ये एंटी सेंस एमआरएनए रिस्क फैक्टर से अटैच्ड होके नेमेटोड में इंटर किया और फिर हमने देखा कि यहाँ से हमारा सेंस का स्ट्रैंड बन रहा था, तो दोनों सेंस और एंटी सेंस का कंबाइन हो गया। तो जो हमारी एंटी सेंस स्ट्रैंड थी उसके पास क्या था, रिस्क फैक्टर था, रिस्क कॉम्प्लेक्स था आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग फैक्टर, जो क्या करेगा, हमारे जो सेंस एमआरएनए है, सेंस स्ट्रैंड है एमआरएनए की, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। जब वो ब्रेक डाउन कर देगा तो क्या करेगा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं
दबा पाएगा। इस तरीके से हमारा जो नेमाटोड है वह एज अ पैरासाइट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। इससे हम अपने टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय नेमाटोड। ठीक है, तो हमने ये पूरा आज पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। पहले हमने पढ़ा था बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन के बारे में, जहाँ पे हमारा जो बैसिलस thuringiensis है वो प्रोड्यूस कर रहा था एक एंटोटॉक्सिन को जो इनएक्टिव फॉर्म में था। जब वो इंटर कर जा रहा था कहाँ पे, मिड गट ऑफ इंसेक्ट में, वहाँ पे उसको एल्कलाइन कंडीशन मिल रही थी, जिसकी वजह से उसका जो एंडोटॉक्सिन है वो एक्टिवेशन हो रहा था। एंडोटॉक्सिन की एक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो इंसेक्ट था वो मर जा रहा था, उसकी डेथ हो जा रही थी। दूसरा हमने पढ़ा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में हमने क्या पढ़ा कि प्रिकर्सर, उसके पास एंजाइम है बीटा कैरोटीन जो प्रिकर्सर है विटामिन ए के लिए, जिसमें हमने वहाँ पे डैफोडिल प्लांट लिया था जहाँ से हमने बीटा कैरोटीन जीन को लिया। उस जीन के बाद उसका हमने एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड से रिकॉम्बिनेंट बनवाया